Welcome students to the tuition corner and in my last lecture video हमने 6 पॉइंट तक कवर कर लिया था Fayol's principles of management and today we are starting with our 7th point, that is remuneration. What do you mean by remuneration? Remuneration means wages, salaries. There has to be fair wages, there has to be fair salaries. When I am saying fair wages and fair salaries, it means that the government has decided minimum wages, you have to give that minimum wages. The government has decided the norms and rules for the payment of wages. जैसे आप when you will reach higher classes you will study that 1st to 7 या maximum 1st to 10 तक आपको wages मिल जानी चाहिए. जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में 1000 एम्प्लॉयज़ जनरली काम करते हैं वहाँ 7 तारीख तक वेजेस, और जहाँ 1000 से ज़्यादा काम करते हैं वहाँ 10 तारीख तक वेजेस मिल जानी चाहिए, टाइम से मिलनी चाहिए. जो भी रूल्स एप्लीकेबल हैं बोनस के, बोनस मिलना चाहिए. ये सब आपका रेम्यूनरेशन में आता है. यू हैव बीन टोल्ड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ज्वाइनिंग दैट यू विल गेट इंसेंटिव ऑन सो मच ऑफ अर्निंग और सो मच ऑफ सेल्स. You are not receiving it, it means this principle is being violated. Question कैसे आ सकता है? Mr. So and so Sanjay is working in the organization, he is a marketing executive, he is working for the last 1 year, but at the time of joining he has been told that he will be paid incentive on the every 15th of month, but for the last 6 months he has not been paid incentive. He is very frustrated with the organization. Please tell which principle is being violated. It is the principle of remuneration which is being violated. और further case studies हम इस पे करेंगे. I am just highlighting today that how you have to approach this. Next is centralization and decentralization. What do you mean by centralization? Centralization means power एक आदमी के हाथ में, सब कुछ एक आदमी के हाथ में. And what do you mean by decentralization? When you decentralize power, when you delegate the powers to the persons. Now what is the difference over here and why it happens? Let us understand. Centralization generally वहाँ पे होता है जहाँ पे generally I am saying जहाँ पे मालिक को, जहाँ पे मैनेजमेंट को they don't trust the employees. So everything is in their hands. छुट्टी सैंक्शन करनी है टॉप मैनेजमेंट से पूछो, कहीं जाना है टॉप मैनेजमेंट से पूछो, कोई मुझे सर 5000 रुपये एडवांस चाहिए, टॉप मैनेजमेंट के साइन होंगे. व्हाट इज दिस? दैट इज सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन से होता क्या है? एम्प्लॉयज़ में एक लॉयल्टी की भावना कभी नहीं आती है और उनको एक डिसहार्मनी होने लगती है, डिससैटिस्फैक्शन होने लगता है और उनका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने का मन बन जाता है. छोटी छोटी बात के लिए आप कहोगे मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर से पूछना है, मुझे चेयरमैन से अप्रोच करनी है, बिकॉज इट इज़ टू सेंट्रलाइज. दूसरा कारण सेंट्रलाइजेशन का जनरली क्या होता है? दूसरा कारण होता है जहाँ पे मैनेजमेंट को लगता है कि मेरे एम्प्लॉयज़ दे आर नॉट स्किल्ड एनफ टू हैंडल दिस प्रॉब्लम, दे आर नॉट क्वालिफाइड एनफ, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट एनफ. वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन होता है. और डिसेंट्रलाइजेशन जहाँ पे उसका रिवर्स उल्टा, जहाँ पे उनको लगता है येस दे आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस थिंग. अगर उनको बजट सैंक्शन करना है, डिपार्टमेंट हेड्स को बोल देते हैं कई बार 5 लाख तक आप एडवांस सैंक्शन कर सकते हो एम्प्लॉय का, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, डिपार्टमेंट हेड के पास जाइए, सर मुझे एडवांस सैलरी चाहिए, कितनी चाहिए, इतनी चाहिए, ये लीजिए, अपने बेस पे कर देंगे. बिकॉज द मैनेजमेंट नोज दैट माई HODs, माई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस, और वो सक्षम है ऐसा करने के लिए, और वो ट्रस्ट भी करते हैं. ट्रस्ट कैसे कर रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन में? उनको पता है कि वो ऐसे ही नहीं बांट रहे हैं एडवांस, जो जेन्युइन जिसको ज़रूरत है उसी को देंगे. दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है? कॉन्फिडेंस बढ़ता है एम्प्लॉयज़ का, दे फील हैप्पी, दे फील मोटिवेटेड, दे फील अ पार्ट ऑफ द दैट दे आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है. सो दे हैज़ टू बी बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. कहाँ पे सेंट्रलाइजेशन कब होना है और कितना होना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. और कहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन है, कितना करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज स्केलर चेन. नाउ व्हाट इज स्केलर चेन? स्केलर चेन का मतलब होता है द हायरार्की लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन. हायरार्की लेवल क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अ फ्रेश MBA ही जॉइंस द ऑर्गेनाइजेशन, सो उसका क्या होगा डेजिग्नेशन स्टार्टिंग में? मैनेजमेंट ट्रेनी. मैनेजमेंट ट्रेनी हो सकता है प्रोबेशन पीरियड हो 1 साल का. मैनेजमेंट ट्रेनी के बाद वो क्या होगा? ऑफिसर मार्केटिंग. उसके बाद उसका प्रमोशन क्या होगा? सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग. देन
assistant manager marketing, then manager marketing, then deputy manager marketing, then general manager marketing, then vice president marketing, then president marketing and so on. This is a hierarchy level. Now अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पे स्केलर चेन में और फेयोल ने क्या कहा है? फेयोल ने कहा है कई बार जब आपका स्केलर चेन बहुत हाई होता है, बहुत लंबा होता है, तो डिसीजन मेकिंग टेक्स लॉट ऑफ टाइम। और स्पेशली अगर हम इसको कोरिलेट करें, अगर वहां पे बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन होगा तो टाइम लगेगा। क्या आपके जो जूनियर ऑफिसर है उसको 10,000 रुपीज चाहिए, तो वो अपने सीनियर को अप्रोच करेगा, सीनियर को अप्रोच करेगा, वो सीनियर को अप्रोच करेगा। अथॉरिटी किसके पास है? वाइस प्रेसिडेंट के पास है। इट इज़ टेकिंग टू मच ऑफ टाइम। उसके बेचारे के घर में बहुत कोई मजबूरी होगी और वो बेकार में टाइम वेस्ट हो जाएगा। बट ये क्या खत्म हो जानी चाहिए स्केलर चेन? नो, स्केलर चेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर स्केलर चेन ना हो तो केओस हो जाए, हर कोई सीधा मालिक के पास ही पहुंच जाएगा, हर वर्कर पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। डे टू डे फंक्शनिंग के लिए स्केलर चेन बनाई है। बट ही सेज, Henry Fayol says that in case of emergency you can break this scalar chain. When I am saying break का मतलब ये है कि वो डायरेक्टली भी किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं अगर इमरजेंसी हो तो। उसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक, GANGPLANK, गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का मतलब क्या है? गैंग प्लैंक का मतलब ये है दैट दिस एम्प्लॉई he can directly approach the senior person over here, बजाय ये पूरी चेन फॉलो करने के वो डायरेक्ट बात कर सकता है, सर मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, दिस इज हैपनिंग। फेयोल ने ऐसा कहा कि ऐसा होना चाहिए, कोई ऐसे रिजिड रूल्स नहीं होने। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑर्डर। नाउ ऑर्डर जनरली हियर डज नॉट मीन आदेश, नो, दैट इज नॉट द मीनिंग हियर। ऑर्डर का मतलब है ऑर्डरलीनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। हाउ? फेयोल हैज सेड, उन्होंने अपने रिसर्च में देखा कि जब स्पेशली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम होता था, टूल्स कोई कहीं पड़ा हुआ है, मशीन कहाँ पे है, रॉ मटेरियल कहीं है। अब उधर काम स्टार्ट हो गया लेकिन टूल्स को लाने में प्रॉब्लम हो रही है। टूल्स को लेके आए, टूल्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा, उसको ठीक कर रहे हैं, क्या हो रहा है? टाइम वेस्ट हो रहा है। रॉ मटेरियल कहाँ है? रॉ मटेरियल लेके आए, कितना रॉ मटेरियल चाहिए था? इतना चाहिए था, बाकी तो खराब हो गया। He said that he has put this function, order. Everything should be in proper order. Proper order से क्या मतलब है? जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वो वहाँ होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए, वहाँ से उठाओ और काम कर लो। फॉर एग्जाम्पल इन द ऑर्गेनाइजेशन आपकी फाइल्स, जो मैं स्कूल की अगर आपके एग्जाम्पल दूँ, 6th क्लास की फाइल्स एक जगह होंगी, 6th A की अलग होंगी, B की अलग होंगी, C की अलग होंगी, अल्फ़ाबेट से होंगी। अगर किसी टीचर को कोई फाइल चाहिए, लेट्स से स्टूडेंट का नाम है पंकज P, तो वहाँ स्टिकर लगा होगा A to S, P to जो भी है, P, ये रहा P, ये P की फाइल निकाल ली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये भी हो सकता था कि पूरी 6th क्लास की फाइल एक जगह डंप की हुई हो और टीचर से कहा जाए मैडम ये रही फाइल्स, आप प्लीज़ इसमें पंकज की फाइल निकाल लीजिए। हैव यू गिवन इट अ थॉट कि कितना टाइम लगेगा टीचर को? वो सारी फाइल फैला देगी और 2 घंटे में मिलेगी पंकज की फाइल। वहाँ कितनी देर में मिल रही है? 2 मिनट में। किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गाय हेनरी फेयोल, बिकॉज ही सेड एवरीथिंग शुड बी पुट इन प्रॉपर ऑर्डर। दिस इज वेरी कॉमन नाउ, यू माइट हैव सीन। आपकी प्रॉपर बुक्स लगी हुई हैं, आपके सेक्शंस में लगी हुई हैं, आपके सब्जेक्ट्स के हिसाब से लगी हुई हैं, फाइल्स लगी हुई है, कहाँ पे पेन है, कहाँ पे कॉपी है, कहाँ पे क्या है, दैट इज ऑर्डरलीनेस। क्वेश्चन आपका आ सकता है दैट इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज़ लॉट ऑफ वेस्टेज एंड बहुत काम वेस्ट हो रहा है, चीज़ें ढंग से नहीं मिल रही है। विच प्रिंसिपल इज बीइंग वायलेटेड? इट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट इज इक्विटी। व्हाट इज इक्विटी? एक समान। एवरी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ट्रीटेड फेयर एंड इक्वली, irrespective of caste, creed, gender, region, religion. In the organization वर्कफोर्स डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्सिटी क्या मतलब है? किसी और दिन बात करेंगे डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी का मतलब है अलग अलग जाति से, अलग अलग धर्म से, अलग अलग रीजन से, अलग अलग कंट्री से लोग काम करते हैं। हो सकता है कोई ऑस्ट्रेलिया का आपके यहाँ काम कर रहा हो सकता है कोई साउथ इंडियन काम कर रहा हो, कोई नॉर्थ इंडियन काम कर रहा हो, तो हम उनमें भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अरे 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 मैं तो प्योरली वेजिटेरियन हूँ, ये तो नॉन वेजिटेरियन है, तो हम इनके साथ काम नहीं करेंगे, या हमारे साथ केबिन शेयर नहीं करेंगे। इट शुड नॉट हैपन। इफ दिस इज हैपनिंग
then principle of equity is being violated. क्वेश्चन आ सकता है आपके साथ क्या क्वेश्चन आ सकता है? मिस्टर Murugabalam is an employee working in the organization. He is feeling not happy in the organization because everybody treats him very badly. He is from south of India and majority of people are from north of India. They are purely vegetarian. According to which principle is being violated? This is equity. और कैसे क्वेश्चन आ सकता है? Mrs. Suman Lata is working in the organization and she feels that as compared to the males, the work which she is putting, her experience and all, she is being paid very low salary as compared to others. Which principle is being violated? Principles of equity. आप मेल फीमेल में कोई भेदभाव नहीं कर सकते कि ये तो फीमेल है, ये तो ऑफिस में बैठे रहती है, इसको कम सैलरी मिलेगी. वो आपको पहले डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू द जॉब प्रोफाइल. डिले नहीं करना सैलरी का, लेट नहीं करना है, दैट इज इक्विटी. नो बायसनेस ऑफ एम्प्लॉयज ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी. Then we have stability of tenure. Tenure क्या होता है? Tenure का मतलब होता है कार्यकाल. Stability क्या होता है? Stable. यानी आप ऑर्गेनाइजेशन में आपकी नौकरी कैसी है, कितने दिन की है, कैसा आप फील करते हैं. अब अगर मैं ये कहूँ कोई लाइफ लॉन्ग गारंटी नहीं लेता आपकी. अगर कोई हो सर मेरी क्या गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है, बट यू हैव टू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन. बट इट मीन्स दिस पॉइंट मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. आपका कितना टर्नओवर है एक साल में. ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर दो तरह के होते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. वन इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन, अनदर टर्नओवर मीन्स कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन को पिछले एक साल में छोड़ के गए हैं. छोड़ के जाने से क्या मतलब है? दे हैव रिजाइंड और समथिंग एल्स और यू हैव सैक्ड देम. आपने उनको निकाल दिया है. जिस ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर सबसे ज़्यादा होता है उस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा नहीं समझा जाता है. लोगों के दिमाग में इमेज क्या आती है, इस ऑर्गेनाइजेशन से तो बहुत जल्दी निकाल दिए जाते हैं, यहाँ नौकरी नहीं करनी है. सो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं वहाँ लोग 10-10 साल से वो खुद जॉब कर रहे हैं, उनको नहीं निकाला जाता. इट मीन्स वहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर है. इट हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है इनिशिएटिव. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनिशिएटिव? इनिशिएटिव का मतलब होता है, जनरली इसका मीनिंग है पहल करना. पहल करना मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में आइडियाज़ को प्रमोट किया जाता है, सजेशंस को प्रमोट किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है, दैट यू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट फंक्शनिंग, गिव योर आइडियाज़, गिव योर सजेशंस, दैट इज इनिशिएटिव. जहाँ पे इनिशिएटिव ये प्रिंसिपल होगा वहाँ ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से काम करेगी. कैसे होता है? मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स में आइडिया जनरेट किए जाते हैं. जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो शेयर करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, हमें ये काम दिया है टॉप मैनेजमेंट में, हमें ये प्रोजेक्ट पूरा करना है. आप 8 लोग हो, लेट्स से देयर आर 8 पीपल वर्किंग, तो 8 लोगों से मांगेंगे सजेशंस. भाई 1 घंटे में, 2 घंटे में या कल तक आप सजेशन लाइएगा, हम काम कैसे बेटर कर सकते हैं. लोग सजेशंस लाएंगे, उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, डिस्कशंस होगा, दे विल फील हैप्पी. और जहाँ पे इनिशिएटिव नहीं होता है, कोई कुछ कहना भी चाहता है, उसको डांट दिया जाता है, उसकी बात को काट दिया जाता है. रबिश, यू डोंट नो, बेवकूफ़ वाली बात करते हो, तुम तो गलत करते हो. इट मीन्स दैट इज़ ऑल डीमोटिंग. दैट इज़ इनिशिएटिव. ऑर्गेनाइजेशन में आपके जो द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जनरली इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, जो हमने पढ़ा है, दैट टू क्रिएट दिस फंक्शन इनिशिएटिव. एंड लास्ट वन इज स्पिरिट डी कॉर्प्स. What do you mean by this spirit de corps? It is not an English word. Spirit de corps का मतलब होता है यूनिटी स्ट्रेंथ, एकता होनी चाहिए. मैंने आपसे कहीं लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था दैट यू मे हैव डिफरेंसेस. आपस में आप में डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है तब आप एक होने चाहिए. कहीं ऑर्गेनाइजेशन की बुराई हो रही होगी, आप बिल्कुल सुनोगे नहीं, आप एक रहोगे. काम हो रहा है, कोऑर्डिनेशन से होगा, अच्छा होगा, आप एक दूसरे को कोऑपरेट करोगे. यूनिटी इज स्ट्रेंथ. किसी को हेल्प की ज़रूरत है दूसरे डिपार्टमेंट में, आप जाके वहाँ हेल्प करने को तैयार हो. कोई उसको पॉलिसी में समझ नहीं आ रहा है, कोई इम्प्लीमेंटेशन में समझ नहीं आ रहा है, यू विल बी देयर टू हेल्प देम. सो स्पिरिट डी कॉर्प्स, द लास्ट फंक्शन ऑफ फेओल 14 प्रिंसिपल्स में, यूनिटी इज स्ट्रेंथ. यू हैव टू बी यूनाइटेड, यू हैव टू स्टैंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए अच्छा कर रहा है, आप भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा करिएगा. थैंक यू सो मच.